जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको 12वीं के जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसका जो लेसन है 14 भारत का विभाजन एवं लिखित स्रोतों से अध्ययन, उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न कह रहा है वो आपको आज के सेशन का क्या कह रहा है, क्योंकि कल हम लोग जो थे 10 तक का जो प्रश्न था उसका हम लोग एनालिसिस किए थे। अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताएंगे। चलिए देखिए साथियों, पहला प्रश्न जो है आज के सेशन का वो क्या कह रहा है समझिए। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। ऑप्शन ए कह रहा है अल हिलाल, उसके बाद कह रहा है आपको केसरी, उसके बाद है न्यू इंडिया और उसके बाद जो है कॉमनवेल्थ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको अल हिलाल, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या किया था कि आपको अल हिलाल का क्या कहते थे कि आपको प्रकाशन किए थे। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही क्या था कि एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है आपको इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि जो इंडिया विंस फ्रीडम है और आपको अल हिलाल है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम क्या कहेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो क्या थे? तो कहेंगे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इन चीजों को आपको साथियों अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। वही आपको केसरी जो पत्रिका थे उसके जो संपादक थे वह कौन थे? तो वह आपको बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि केसरी नाम की जो पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाली गई थी? तो आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए कि बाल गंगाधर तिलक को कौन सी उपाधि दी गई है? जानते हैं, तो इन्हें जो है वो आपको लोकमान्य की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई है? लोकमान्य की उपाधि दी गई है। और यहाँ से एक सबसे बड़ा जो खास प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि आपको असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन किस नेता की मृत्यु हो जाती है? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन भारत के एक महान नेता जिनका नाम रहता है आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या हुआ था कि आपको मांडले जेल में एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम है आपको क्या? तो वह है आपको गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि 11 नंबर जो प्रश्न है उस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको ये हो जाएगा, यानी कि अल हिलाल के जो संपादक थे वो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और ये देश के पहले क्या थे कि आपको शिक्षा मंत्री थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है सारे लोगों को दिखते होंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो इसके साइज को थोड़ा सा हम और भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, फुल बोर्ड में कर देते हैं ताकि आपको ये आसानी से दिखे। सारे लोग को दिखते होंगे। देखिए क्या कर रहा है समझिए। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 2 अक्टूबर 1869, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949, उसके बाद है आपको 28 जनवरी 1949। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी ना साथियों वो आपको 30 जनवरी 1948 को, अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। यहाँ से और भी डेट दिए हुए हैं, जैसे 2 अक्टूबर 1869 को। तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का क्या हुआ था कि आपको जन्म हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आपको 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और इनके जन्म दिवस को क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपको किस डेट को मनाया जाता है? तो क्या कहेंगे? 2 अक्टूबर को। और इनकी जो पुण्यतिथि है 30 जनवरी 1948। तो देखिए, तो 30 जनवरी को हमारे भारत में जो होते हैं वो आपको राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय शहीद दिवस। था अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि राष्ट्रीय शहीद दिवस
किनके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 1948 को। तो यहाँ से प्रश्न और पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की जो हत्या है वो आपको किसने किया था? तो महात्मा गांधी की जो हत्या है साथियों वो आपको नाथूराम गोडसे ने किया था। कौन किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। महात्मा गांधी का जन्म जो होता है 2 अक्टूबर 1869 को, वो कहाँ होता है? तो इसे भी आप याद रखिएगा, गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ होती है? गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी की क्या होती है कि आपको जन्म होती है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम जो था वो क्या था? तो इसे आप याद रखिएगा, गांधी जी के पिता का नाम जो है वो आपको करमचंद गांधी, क्या कहेंगे? करमचंद गांधी। जबकि इनके माता का नाम पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपको पुतलीबाई। क्या हो जाएगा? माता का नाम अगर पूछा जाए तो हो जाएंगे आपको पुतलीबाई। क्या है? पुतलीबाई। फिर यहाँ से इनके पत्नी का नाम पूछा जाए तो इनके पत्नी का नाम जो होगा वो आपको कस्तूरबा गांधी। क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे यहाँ से कुछ बेसिक कि महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या है? तो आपको कस्तूरबा गांधी। क्या है? कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना। यहाँ से इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी के जो पुण्यतिथि है 30 जनवरी, उसको हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को घोषित किया गया है? तो आपको 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था 1869 में? तो गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज आया आपको राष्ट्रपिता। तो ये जो देख रहे हैं गांधी जी, तो गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहते हैं वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने कहते हैं। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता जो कहने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस थे। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 2 नंबर जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा, यानी कि 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर तो वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा कम स्लाइड हो यार। हाँ आइए क्या प्रश्न कर रहा है पहले समझिए। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के या भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी को नजरबंद कहाँ रखा गया था? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था वो आपको गांधी जी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है साथियों, यह आपको कब से कब तक चला था, इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको 1942 से, ठीक है ना, कितना से 1942 से 1944 तक चला था, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में चला था? तो वो आपको महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि आपको एक ऑपरेशन चलाया गया था आपको कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। तो वह जो आपको ऑपरेशन था वो क्या था? तो देखिए था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो ऑपरेशन चला था उसका नाम है आपको ऑपरेशन जीरो आवर। क्या है? ऑपरेशन जीरो आवर। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, अंग्रेजी सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर। और इसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को नजरबंद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो आपके यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो आगा खां पैलेस है वो आपको कहाँ है? तो देखिए आगा खां पैलेस जो है वो आपको बम्बई में। कहाँ है? बम्बई में। तो इन चीजों को याद रखना है। तो देखिए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और उनको कहाँ रखा गया था इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है ना। तो ये जो पंडित नेहरू है इनको अहमदनगर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर जेल में। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर ये जो अहमदनगर जेल है वो आपको कहाँ है? तो अहमदनगर जेल जो है ये आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इन चीजों को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को जो है गिरफ्तार करके कहाँ नजरबंद कर लिया गया था, तो क्या कहेंगे? आगा खां पैलेस में। वहीं पंडित नेहरू को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? अहमदनगर जेल में। और इसी अहमदनगर जेल में पंडित नेहरू जो है 1944 में एक पुस्तक लिखे थे और उस पुस्तक का नाम है आपको डिस्कवरी। क्या नाम है उसका? डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके आपको बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, बांकीपुर जेल में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, क्या है, पूछे जाते हैं कि बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनको गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो क्या कहेंगे आपको, बांकीपुर जेल में। महात्मा गांधी को कहाँ नजरबंद कर लिया गया था, आगा खां पैलेस में। उसके बाद आपको पंडित नेहरू को कहाँ रखा गया था, अहमदनगर जेल में। और इसी जेल में उन्होंने 1944 में एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछे जाएंगे, क्या होंगे, और पूछे जाएंगे कि बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जो जयप्रकाश नारायण जी है, कौन है, जयप्रकाश नारायण जी, इनको कहाँ रखा गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार करके जो था वो आपको हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो जयप्रकाश नारायण जी है इन्हें कहाँ रखा गया था, तो क्या कहेंगे, हजारीबाग जेल में। किस जेल में, हजारीबाग जेल में। और भारत छोड़ो आंदोलन से क्या हुआ था कि जयप्रकाश नारायण जी की एक अलग पहचान जो थी वो आपको बनी थी। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यह कब से कब तक चला था, 1942 1944। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको आगा खां पैलेस, यानी कि 13 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आगा खां पैलेस जो है वो आपको कहाँ है, तो हम कहेंगे मुंबई में। पंडित नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था आपको गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, तो कहेंगे अहमदनगर जेल में। और यह अहमदनगर जेल है कहाँ, तो आपको महाराष्ट्र में। और यहीं पे आपको इन्होंने एक पुस्तक लिखा था इसी जेल में, ठीक है ना, जिस पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। और पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जो था वो आपको कहाँ रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो हम क्या कहेंगे आपको बांकीपुर जेल में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो ये आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम बड़ा कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना जो है वो आपको कहाँ किए थे, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो सुभाष चंद्र बोस जी है, ठीक है ना, इन्होंने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की जो स्थापना किए थे वो आपको सिंगापुर में किए थे। कहाँ किए थे, सिंगापुर में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सिंगापुर में कब किए थे, तो यह आपको 1943 में, क्या है, 1943 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ देश जो है वो आपको दिए गए, जैसे कि आपको जापान, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी राजधानी को याद रखिएगा। जापान की जो राजधानी है वो आपको टोक्यो है, क्या है, टोक्यो। वहीं जर्मनी की राजधानी अगर साथियों पूछा जाए तो हो जाएगा आपको बर्लिन, क्या हो जाएगा, बर्लिन। सिंगापुर की राजधानी जो है वो आपको सिंगापुर सिटी, क्या है, सिंगापुर सिटी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं बर्मा, इसी का नया नाम जो है वो आपको म्यांमार है, क्या है, म्यांमार है। और इसकी जो नई राजधानी है वो आपको नेपिटा है, कहाँ है, नेपिटा है। और म्यांमार की जो आपको पहली राजधानी थी वो आपको कहाँ थे, रंगून थी। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी से यहाँ एक आध क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, जैसे कि इनके जन्म, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो आपको 23 जनवरी 1897 को, कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को भारत सरकार के द्वारा क्या होता है कि प्रति साल अब जो है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा, तो आपको 23 जनवरी को। किसके जन्म दिवस पे, तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे।
तो यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी क्या कहेंगे 1897 को। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो आपको मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, तो वो आपको 18 अगस्त 1945 को, ठीक है ना, एक विमान दुर्घटना में। और यह विमान जो दुर्घटना हुआ था वो आपको ताइवान में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि नेताजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 18 अगस्त 1945 को। कहाँ हुई थी जानते हैं, तो वह आपको ताइवान में। और ताइवान में एक प्लेन क्रैश में ऐसा कहा जाता है। हालांकि इनकी जो मौत है वह मौत का रहस्य आज भी जो है आपको मिस्ट्री बना हुआ है, ठीक है ना, अर्थात अभी तक जो है यह सुलझा नहीं है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह आपको क्या थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष साथियों 2 बार बने थे। एक आपको 1938 में और दूसरी बार जो बने थे 1939 में। तो 1938 में बने थे आपको गुजरात में जो आपको हरिपुरा अधिवेशन हुआ था वहां, और 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था आपको मध्य प्रदेश में। तो इस दोनों अधिवेशन में जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे वो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेताजी कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो साथियों नेताजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष आपको 2 बार बने थे। कब कब 1938 में और 1939 में। 1938 में आपको गुजरात में बने थे और 1939 में जो थे वो आपको त्रिपुरी में बने थे। तो इन चीजों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 14 का, वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको सी हो जाएगा। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो था वो आपको अस्थायी सरकार की जो स्थापना की गई थी वो आपको सिंगापुर में की गई थी। और यहाँ से इन सभी देशों की राजधानी को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता जो है वो आपको किस वर्ष हुआ था। प्रश्न यही कह रहा है कि देखिए ध्यान से समझिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है, समझिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में इस प्रश्न में कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं पूछे भी जाते हैं। देखिए कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता जो है वो आपको किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है 1907 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1929 में, ऑप्शन सी कह रहा है आपको 1916 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1919 में। तो देखिए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916। यहाँ से एक बात आएगी कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वह आपको कब हुआ था, 1916 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है वह आपको कब हुआ था। तो साथियों कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है वह आपको 1916 में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है क्या है, अध्यक्षता है वो आपको कौन किए थे। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आपको अंबिका क्या है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आपको अंबिका क्या है, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो क्या कहोगे 1916 में, ठीक है ना। और 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है ना। तो लखनऊ अधिवेशन की क्या खास बात रही थी, तो देखिए लखनऊ अधिवेशन में ही क्या हुआ था कि राजकुमार शुक्ल की जो मुलाकात होती है वो आपको गांधी जी से होती है और गांधी जी को वो चंपारण आने का न्योता जो है आपको इसी अधिवेशन में क्या होते हैं कि आपको देते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात होती है कि कांग्रेस के जो नरम दल होते हैं, गरम दल होते हैं, वह आपको लखनऊ अधिवेशन में क्या हो जाते हैं कि आपको एक हो जाते थे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि कांग्रेस का गरम दल क्या है, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल जो है वो आपको कब एक हो गया। तो देखिए तो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल जो है वो आपको 1907 में जो था वो आपको अलग हुआ था और 1916 में जो था वो आपको लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था कि आपको एक साथ मिल गया था। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब बट गया था, 1907 में। किस अधिवेशन में, तो आपको सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किए थे। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि ये जो आपको गरम दल है नरम दल कब एक हो गए थे, लखनऊ अधिवेशन में।
ठीक है ना। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार ने। लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था? 1916 में। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी और आपको कांग्रेस क्या हुआ था कि आपको एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए क्या हुए थे कि आपको तैयार हो गए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो देखिए, तो इस पर हम लोग बहुत बार चर्चा जो है वो आपको कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी चर्चा कर देते, नए बच्चे जो होंगे उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, ओ भाई हो जाओ बड़ा। हाँ देखिए अब बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। देखिए अब तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को दिखता होगा ना। देखिए तो हाँ सभी लोगों को अब दिखता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अब नहीं दिखता हो। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो देखिए पाकिस्तान शब्द कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। उसका लियाकत अली, उसके बाद है चौधरी रहमत अली और मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। तो आपका जो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को कब दिया था? 1933 में। और चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको कैम्ब्रिज, क्या कहेंगे? जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, इसी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये क्या थे कि आपको छात्र थे। तो यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है कहाँ? तो वो आपको इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें और भी ऑप्शन दिए गए जैसे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसने क्या किया था जानते हैं कि आपको 1929 में जो था वो आपको 14 सूत्री जो कार्यक्रम था उसको क्या किया था कि आपको पेश किया था। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो 14 सूत्री मांगे रखी गई थी वो आपको कब रखी गई थी? 1929 में। उसके बाद ये जो देख रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपको पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। क्या थे? पाकिस्तान के प्रथम, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। तो पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद है लियाकत अली। तो लियाकत अली जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने एक आपको गीत लिखा था, वो गीत है आपको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या है? सारे जहां से अच्छा, क्या है? अच्छा, ठीक है ना, हिंदुस्तान हमारा। इस गीत को जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? तो आपको मोहम्मद इकबाल ने लिखे थे। और इसी मोहम्मद इकबाल ने 1930 में, कितना में? 1930 में आपको 2 नेशंस थ्योरी दिए थे, मतलब कि द्विराष्ट्र सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत जो दिए थे आपको 1900 कितना में जानते हैं? 30 में। वो कौन दिए थे? तो मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। तो आइए इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने। कब दिया था? 1933 में। चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो क्या कहेंगे? तो आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है वो आपको कहाँ है? तो हम कहेंगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है वो आपको इंग्लैंड में है। फिर पूछेंगे कि 14 सूत्री मांग जो है 1929 में वह किसने रखा था? तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के निर्माण के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लियाकत अली, ठीक है ना। इसके बाद है मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने 1930 में 2 नेशंस थ्योरी अर्थात द्विराष्ट्र सिद्धांत को दिए थे। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के क्या थे? तो आपको रचनाकार थे। तो इन सभी चीजों को बच्चों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और भी जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा जो है वो आपको क्या कह रहा है। चलो स्लाइड भाई पहले तुम ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। तो जो नजरों के सामने आ जाइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है इसको हम लोग समझेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि 1940 में, ठीक है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी द्वारा जो था वो आपको जो शुरू किया गया था। देखिए डायरेक्ट प्रश्न को समझिए, ठीक है ना। कह रहा है कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया था, ठीक है ना। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में ना आप यहां से समझिएगा कि कौन शामिल नहीं थे। तो कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महात्मा गांधी द्वारा क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था। तो यहीं से याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था
और आपको 1941 तक चला था। कितना तक चला था? 1941 तक, ठीक है ना। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में खड़ा कि कौन शामिल नहीं थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको डी, जयप्रकाश नारायण। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आती है कि सर ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आपको कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपको आचार्य विनोबा भावे, ठीक है ना। तीन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है आपको किसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो आपको दूसरे सत्याग्रही थे, क्या थे? दूसरे सत्याग्रही, वो आपको कौन थे? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो तीसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो तीसरे सत्याग्रही थे साथियों, वो आपको ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो इन चीजों को आपको साथियों अच्छे से याद रखना है। उसके बाद क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, तो सरदार पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वह बारडोली सत्याग्रह के सफलता के बाद दिया गया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है कि बारडोली सत्याग्रह के सफलता के बाद जो था वो आपको बारडोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी द्वारा क्या हुआ था कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है वो आपको दी गई थी। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज आया जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ से समझिए जयप्रकाश नारायण जी आखिरकार कौन थे? तो समझिए, जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो आपको संपूर्ण क्रांति क्या क्या किए थे, क्या आपको आह्वान किए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो आपको कब दिया गया था? 1974 में। कहां से? तो पटना के गांधी मैदान से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। जयप्रकाश नारायण जी जो है वो आपको जनता पार्टी के गठन में, किस पार्टी के गठन में? जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और जनता पार्टी है क्या? तो देखिए, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी अगर किसी पार्टी की, तो वह पार्टी थी आपको जनता पार्टी। तो बच्चों, इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। लेकिन अगले प्रश्न में चलने से पहले जान लीजिए कि ये जो आपको 17 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको कौन जानते हैं? जयप्रकाश नारायण। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये शामिल नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत जो है वो आपको कब आया था? यही आपसे प्रश्न जो है आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो है साथियों वो जो भारत आया था वो कब आया था? ऑप्शन आप लोग यहाँ से ध्यान से समझिए, ठीक है ना। सबसे पहले कह क्या रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए कह रहा है अगस्त 1940 में, मई 1940 में, जनवरी 1942 में, मार्च 1942 में। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। यानी कि क्रिप्स मिशन जो है 22 मार्च 1942 को क्या हुआ था कि आपको भारत आया था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सर ये जो क्रिप्स मिशन है, इस क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? तो देखिए, तो ये जो क्रिप्स मिशन है इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको सर स्टेफर्ड, क्या कहेंगे? सर स्टेफर्ड क्या कहेंगे? तो आपको क्रिप्स थे। क्या थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो आपको क्रिप्स मिशन के क्या थे? तो आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आप क्या कहोगे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स मिशन भारत आया कब था? तो क्या कहेंगे? तो आपको 22 मार्च 1942 को। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि बताइए कि क्रिप्स मिशन को क्या भारतीयों ने स्वीकार किया या नहीं किया, अर्थात कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था या नहीं किया गया था। तो हम कहेंगे कि सर ये जो क्रिप्स मिशन है इसे कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। मतलब कि यह आगे की तारीख का एक ऐसा चेक है जिसका बैंक जो है वो आपको नष्ट होने वाला है। क्या है? नष्ट होने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए एक चीज और दिया हुआ है, अगस्त 1940। तो देखिए, तो अगस्त 1940 में क्या हुआ था? डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो, जिसने भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या किए थे कि आपको कुछ अपने प्रस्ताव रखे थे, तो उसी को कहा गया था आपको अगस्त प्रस्ताव। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव जो है आपको कब पेश किया गया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो आपको 1940 में जो था वो आपको पेश किया गया था। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। और अगस्त प्रस्ताव को पेश कौन किए थे? तो यहाँ से ये चीज भी याद रखिएगा, उस समय के जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे जिसका नाम था लॉर्ड
लिन लिथगो। क्या है? लॉर्ड लिन लिथगो। तो इसी लॉर्ड लिन लिथगो ने क्या किया था जानते हैं कि आपको क्या कहते हैं जानते हैं? तो आपको अगस्त प्रस्ताव को 1940 में जो थे वो आपको पेश किए हुए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि क्रिप्स मिशन भारत आया कब था? तो क्या कहोगे? 22 मार्च 1942 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अगस्त प्रस्ताव भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए कब पेश किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। कौन पेश किया था? तो उस समय के भारत के तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो ये जो देख रहे हैं 18 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव जो था वो आपको किसने आपको पेश किया था? क्या किया था? पेश किया था या प्रस्तुत किया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, आप लोग इसे पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए कि कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत और डी में कह रहा है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ मतलब गोविंद वल्लभ पंत। अब समझिए ये क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। किसके अंतर्गत हुआ था? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। तो जब भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था तो इस माउंटबेटन योजना में यह प्लान था कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया जाएगा और इसी के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया और उस स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 तक जो है भारत दो अधिराज्यों में विभक्त होंगे, एक आपको भारत और एक पाकिस्तान। तो देखिए तो 1947 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ था जानते हैं कि देश के विभाजन के जो प्रस्ताव है उसको जो पेश किए थे वो कौन किए थे? गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक है ना। तीन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपको जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, तो आप यहाँ से याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको संविधान सभा के क्या थे? क्या आपको अध्यक्ष थे? क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपको कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आएगा वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी याद रखिएगा कि इन्हें हम लोग सरदार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरदार के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है ये भारत के प्रथम जो थे वो आपको उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा ये देश के पहले जो थे वो आपको क्या थे जानते हैं? तो आपको गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे। तो याद रखिएगा कि देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, सरकार मतलब सरदार की उपाधि सब किसे दिया गया है? तो वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है एक चीज याद रखिएगा 31 अक्टूबर को। क्या है? 31 अक्टूबर को क्या जानते हैं? तो आपको राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है तो क्या कहिएगा? 31 अक्टूबर को। किसके जन्म दिवस पर जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 19 नंबर प्रश्न है साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन 1947 में भारत विभाजन के जो प्रस्ताव है उसको क्या किए थे? क्या आपको प्रस्तुत किए थे? क्या हमें भारत के विभाजन को अब स्वीकार करना होगा, ऐसा प्रस्ताव, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि 1942, ठीक है ना। ओ भाई आ जाओ इधर। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 1942 के, ठीक है ना, किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो आपको पारित किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपको वर्धा। क्या कह रहा है?
वर्धा, उसके बाद कह रहा है पूना, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो आपको वर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्धा हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो था वो आपको प्रस्ताव जो था इसका पारित किया गया था, तो कहोगे वर्धा अधिवेशन में। वर्धा अधिवेशन हुआ कब था? तो 1942 में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि चलिए बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो आपको शुरू कब हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था वो आपको 9 अगस्त 1942 को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिए थे, करो या मरो। क्या है? करो या मरो। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि करो या मरो का नारा जो था वो किसने दिया था? तो क्या कहोगे? गांधी जी। किस आंदोलन के दौरान? आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कहां से शुरू होती है? तो आपको बंबई के ग्वालियर टैंक से। कहां से शुरू होती है? बंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको शुरू होती है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? तो ये आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? तो आपको शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाते हैं। क्या करते हैं? मनाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये आपको कब से कब तक चला था? तो 1942 से लेके 1944 तक, ठीक है ना। तो साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है ना। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।